हाँ तो मैंने आपको हाँ मीटर ब्रिज मैंने बता दिया। अब चलो मीटर ब्रिज का थ्योरी वगैरह लिखा दिए थे ना रे, नहीं बोल रहा है। अच्छा मीटर पोटेंशियोमीटर हम बता देते हैं, मीटर ब्रिज का पहले कंप्लीट तो कर लें। चल तो हम लोग सुनो यहाँ पे कि S इक्वल टू यानी अननोन रेसिस्टेंस इक्वल टू जो हम लोग निकाले थे वो 100 माइनस L बाय L इंटू R निकाले थे ना। तो चलो लिखा जाए, इफ़ उसी टॉपिक से आगे S इक्वल टू 100 माइनस L बाय L इंटू R जो है ना, उसी टॉपिक से आगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इफ़ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर S, जिसका रेसिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं अननोन रेसिस्टेंस वायर है ना, वायर S या ब्रैकेट में लिख लो अननोन रेसिस्टेंस वायर, अननोन रेसिस्टेंस वायर, अननोन रेसिस्टेंस वायर। तो देखो तो रेसिस्टेंस जब नहीं मालूम है तो उसका हम लोगों को रेसिस्टिविटी भी मालूम नहीं है, तो हम लोग उसको रेसिस्टिविटी मान लिए। तो अब देखो तो ध्यान दो, तो S इक्वल टू हमारा क्या होगा, रो L बाय, तो लेंथ ऑफ वायर तो मालूम ही हम लोगों को होगा। अब देखो यहाँ से A इक्वल टू आपका या तब A इक्वल टू या तो आप पाई आर स्क्वायर लिख लो, एरिया इक्वल टू, या मान लो D के टर्म में लिखोगे तब पाई D स्क्वायर बाय 4, हाँ या ना। तो यहाँ से देखो आपको रो इक्वल टू ध्यान देना है SA बाय L। तो अननोन रेसिस्टेंस तो आपने निकाल लिया बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। अब आपको क्या है कि इसका रेसिस्टिविटी निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कीजिए पाई D स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई D स्क्वायर बाय 4L लिखो। तो इसका हम लोग यूज करेंगे कब, तो हम लोगों को वायर का रेसिस्टिविटी निकालने के लिए बोलेगा तब। तो रेसिस्टिविटी ऑफ वायर S यहाँ पे लिख लेना है। चलो अब लिखो इसका प्रिकॉशन, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रिकॉशन। तो जहाँ पे आपका क्या है ये देखो, तो इसमें S अननोन वायर का रेसिस्टेंस, पाई का वैल्यू तो 3.14, D डायमीटर ऑफ द वायर और L लेंथ ऑफ द वायर लिखो। प्रिकॉशन, प्रिकॉशंस, पहला द कनेक्शन शुड बी क्लीन एंड राइट, यानी साफ सुथरा और सही से होना चाहिए। दूसरा नल पॉइंट शुड बी बाउट बिटवीन, नल पॉइंट शुड बी बाउट बिटवीन 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। नल पॉइंट शुड बी बाउट बिटवीन 40 सेंटीमीटर एंड, तब सुनो यहाँ से अब 40 और 60 के बीच में लाना है। तो पहली बात रेसिस्टेंस बॉक्स से रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा मत करना। उसमें तो मान लो रेसिस्टेंस बॉक्स ही है तो उसमें तो वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। इतना बड़ा वैल्यू मत लेना कि जो 60 और 40 सेंटीमीटर के रेंज में ना आए। सर इस रेंज में नहीं आएगा तो फिर मीटर ब्रिज का जो कंसेप्ट है वो फेल कर जाएगा, समझ गए। तो जो नल पॉइंट है वो 40 से ज़्यादा और 60 से कम के बीच में L का वैल्यू, और फिर 100 माइनस L जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट तीसरा, एट वन प्लेस कॉमा डायमीटर ऑफ वायर, एट वन प्लेस कॉमा डायमीटर ऑफ वायर ब्रैकेट में कैपिटल D should be measured in two mutually perpendicular direction, two mutually perpendicular direction, two mutually perpendicular direction, two mutually perpendicular direction। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि तार का जो आपका स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी डायमीटर जैसे इसका आप निकालिएगा
तो क्या है कि इधर से भी परपेंडिकुलर और इधर से भी परपेंडिकुलर लेके इस पॉइंट के बीच का आपको एक जगह का आप निकाले, वायर का पूरा हर जगह का डायमीटर वही आना चाहिए, यानी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे थिकनेस ज़्यादा है कहीं पे थिकनेस कम है, तो फिर हमारा जो ये मीटर ब्रिज का जो कंसेप्ट है उसमें लागू। चलिए चौथा लिखिए, द जॉकी जे ब्रैकेट में द जॉकी जे शुड बी मूव्ड जेंटली ओवर द ब्रिज gently over the bridge wire या over the meter bridge, है ना, over the bridge wire, so that it does not rub the wire, so that it does not rub the wire, so that it does not rub the wire, यानी तार पे घिसना नहीं है उसको, ठीक है। अब चलो, अब इंड करेक्शन हेडिंग दो, इंड करेक्शन। यही ना था मीटर ब्रिज हमारा। अब देखो हम लोग जो यहाँ पे ध्यान देना है, बातचीत नहीं, सब लोग अटेंशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप जो स्केल जो लगाए हुए हैं यहाँ, वो स्केल तो चाहे वुड या प्लास्टिक का जो स्ट्रिप है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बाहर है ना, लेकिन तार तो इस स्ट्रिप के इनसाइड में भी तो आपका बेंड किया गया है ना। तो आप जो लेंथ ले रहे हैं L, तो उसमें तो ये एक्स्ट्रा डेल्टा L है, या 100 माइनस L ले रहे हैं तो उसमें भी आपका ये एक्स्ट्रा है, तो कुछ ना कुछ तो एरर इन मेजरमेंट आएगा ना। तो लिखिए इंड करेक्शन। हम लोग इंड पॉइंट को क्या माने हैं, A और B माने हैं ना। बताओ तुम, फोटो देख के बताओ, डायग्राम देख के, मीटर ब्रिज का A और B है ना, तो लिखा जाए फ्रॉम फिगर सम एक्स्ट्रा लेंथ अंडर द मेटालिक स्ट्रिप। इसका मतलब कि जो हम लोग मेटल के स्ट्रिप से कसते हैं ना, है ना, तो चलिए सम एक्स्ट्रा लेंथ comes at point A and B, point A and B लाइन छोड़ के, therefore some additional length नहीं बोल रहे हो, therefore some additional length should be included at the ends. Therefore some additional length अल्फा एंड बीटा नहीं लिखे हो, अल्फा एंड बीटा नहीं लिखे, सुनो रहने। therefore some additional length should be added at the ends, यानी दोनों के एंड्स में हम कुछ एडिशनल लेंथ को ऐड कर। हेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड द इंड करेक्शंस। Here alpha and beta are called the end corrections, यानी सम एक्स्ट्रा लेंथ जो हम लोग ले रहे हैं वो इस साइड के लिए हम लोग अल्फा ले रहे हैं और इस साइड के लिए हम लोग बीटा ले रहे हैं, और ये अल्फा और बीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंड करेक्शन कहते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब लिखना है hence in the place of L, पहले लिखे हो ना L,
इन द प्लेस ऑफ एल, हेंस इन द प्लेस, अरे सुनो रे, हम लोग इस वाले में ना एल का कंसीडर, स्मॉल एल का कंसीडर किए हैं, नहीं बोल रहे हो? ए से बी में स्मॉल एल को कंसीडर किए हैं ना, तो ये वाला जो इसके लिए ना एल ना कैपिटल यूज कर लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोग। काय को तो अननोन रेसिस्टेंस वाला यूज किया ना हम लोग, यहाँ कैपिटल, डेरिवेशन में ठीक कर लो, कैपिटल एल ले लिया। चलो हेंस क्या लिखे हैं, इन द प्लेस ऑफ स्मॉल एल वी यूज एल प्लस अल्फा, एंड इन द प्लेस ऑफ एल वी यूज एल प्लस अल्फा, एंड इन द प्लेस ऑफ 100 माइनस एल, इन द प्लेस ऑफ 100 माइनस एल, in the place of 100 minus L, in the place of 100 minus L, in the place of 100 minus L we use 100 minus L plus beta. अब चलो टू फाइंडिंग, सुनो ध्यान से सुनो, लिखना नहीं है कि अब हम लोगों को क्या है कि फाइंड करना है किसका वैल्यू, R1 और R2। तो देखो ना, इस साइड के रेसिस्टेंस को हम लोग R1 मान लें, इसको हम लोग मान लेते हैं R2, वो भी मामला छोड़ो ना, हम इसको R1 मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि हमारा R2 रहने देते हैं, ठीक है। तो R1 और R2 हम लोग ले लिए। तो अब देखो, तो R1 बाय R2 जो हम लोग किए, तो रेसिस्टेंस बॉक्स के वैल्यू को हम लोग कुछ चेंज कर दिए हैं, जो एक वैल्यू फिक्स किए हैं। मान लो कि तुम्हारा इस समय में ये L1 डिस्टेंस पे आया है, तो ये आपका कितना होगा 100 माइनस L1, हाँ या ना। और इसका तुमने मान भी लिया है कि इसके यूनिट लेंथ का जो रेसिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो क्या करोगे, R1 बाय R2, ध्यान से समझना है कि R1 बाय R2 इक्वल टू, ध्यान देना है, R1 बाय R2 इक्वल टू आपका क्या, L1 प्लस अल्फ़ा, अब मान लो स्मॉल r, और ये 100 माइनस L1 प्लस बीटा इंटू स्मॉल r से स्मॉल r, तो R1 बाय R2 इक्वल टू L1 प्लस अल्फ़ा और 100 माइनस L1 प्लस बीटा आएगा ना। तो चलो, तो इसमें एक लाइन को हम लोगों को लिख लेना है। तो चलो, अब हम लोग क्या किए कि x मतलब कि जो r और x जो हमारा पोजीशन है, तो रेसिस्टेंस बॉक्स के रेसिस्टेंस को R1 मान लिए, अननोन रेसिस्टेंस के रेसिस्टेंस को हम लोग R2 मान लिए, है ना। तो हम लोग देखें कि नल पॉइंट हमारा जिस पोजीशन पे आ रहा है, तो R1 बाय R2 हम लोग निकाले हैं L1 प्लस अल्फ़ा बाय, तो इसमें लिख लो कि एक लाइन को हम लोग जोड़ देते हैं, तब इसको चीज़ को लिख लेना है। टू फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा रे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, थ्योरी में नहीं लिखना, सॉल्व करने में पूछेगा, तो फॉर्मूला का ही खाली यूज होता है। टू फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा we use नोन रेसिस्टर्स, यानी जानकारी वाला, we use नोन रेसिस्टर्स R1 एंड R2, we use known resistors R1 and R2 in the place of रेसिस्टेंस बॉक्स को तो R न माने थे तुम लोग, अननोन को क्या माने थे, S ना, इन द प्लेस ऑफ R and S, and now we get null point, null point length equal to L1, now we get null point length equal to L1, then ये वाला लिख लो, ये चीज़ लिखोगे, ये चीज़ लिखना ज़रूरी है,
ये तो बाद में काट ही दिया, लिख लो, ये लिख लो, लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। काहे मान लो रिस्क लोगे, भूल जाओगे बाद में तो दिक्कत। तो इस वायर का तो हम लोग यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस स्मॉल r मान लिए थे, तो L1 का आपका ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी का ये। अच्छा, वहाँ पे R/S कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग R1 R2 लिए हैं, पहले से यहाँ रेसिस्टेंस बॉक्स था और अननोन वायर का था R/S यानी R1/R2। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको बदल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं R2, यहाँ पे लगा देते हैं R1। तो जब यहाँ पे आप R2 लाइएगा और यहाँ सुनो, तबीयत ठीक नहीं है क्या, ठंडा लग रहा है तो बंद कराना रे पंखा, उसको मार देगा ठंडा तब तुम बंद करेगा। हाँ इधर देखो, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर भूल जाओगे। इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है तो फिर डायग्राम समझना होगा ना। तो अब यहाँ पे R1 है और यहाँ R2 है, तो हम लोग नल पॉइंट निकाल लिए, L1 पे है वैल्यू। अब जो दो हमारे पास नॉन रेसिस्टर्स हैं, हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं। जहाँ पे R1 है वहाँ रेसिस्टेंस R2 कर देते हैं, जहाँ R2 है वहाँ R1। तो अब तुम्हारा यहाँ आ जाएगा R2, यहाँ आ जाएगा R1। तो अब जो नल पॉइंट तुम्हारा L1 लेंथ पे था, अब वो L1 लेंथ पे, तो हम बात करते हैं कि कहाँ पे, L2 लेंथ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, L2 लेंथ पे। तब तुम जब R2/R1 निकालोगे तो देखो L2 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 100 माइनस L2 प्लस बीटा। अरे नहीं बोल रहे हो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन कर जल्दी लिखो। वो पहला तो लिख लिया है ना, तो अब लिखो we interchange the position of R1 and R2, we interchange the position of R1 and R2. Now the null point, now the new null point length is L2. Now new null point लेंथ इज L2। समझ गए। तो अब आपका कहाँ पे कि नया वाला जो है वो कहाँ आ गया, L2 पे आ गया। अच्छा एक बात तो हमेशा ध्यान देना, हमेशा जो तुम ये लेंथ मेजर करोगे ना, तो लेफ़्ट से मेजर करना, राइट से मेजर नहीं करना है, लेफ़्ट से ही मेजर करना है। ये तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे है ना। तो चलिए तो लिखिए, कहाँ लिखे, R2/R1 इक्वल टू L2 अल्फ़ा बाय 100 माइनस L2 प्लस बीटा। तो मैं तो एक लाइन में लिखने जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग घर से करके लाओगे। अब इक्वेशन भी हम ही सॉल्व करना सिखाएंगे, अच्छा नहीं ना लगेगा, जैसा को बाय द सॉल्विंग द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट अल्फ़ा इक्वल टू, ध्यान देना है, अल्फ़ा इक्वल टू R2L1 माइनस R1L2 बाय R1 माइनस R2। बीटा इक्वल टू R1L1 माइनस R2L2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस 100। सर कैसे निकालेंगे, नहीं बात हुआ, मन में आ रहा है बात कि सर कैसे निकालेंगे। सुन नहीं, यहाँ इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर कर देना, इसको भी इधर कर देना, दो इक्वेशन आ जाएगा। एक बार अल्फ़ा का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, वैल्यू अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो एलिमिनेटिंग मेथड से नहीं निकाल लोगे, और जब निकालोगे तो तुम्हारा ये वैल्यू आएगा। तब इंड करेक्शन का, अब सुन ले यहाँ पे मेरी बच्चों, ध्यान दो प्यारे बच्चों, एक आपका ये इंड करेक्शन अल्फ़ा आ गया, एक आपका इंड करेक्शन। अब तुमसे पूछेगा एरर इन मेजरमेंट में कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंड करेक्शन। तो अल्फ़ा किसके लिए आया है, अल्फ़ा किसके लिए आया है, L1 के लिए। बोले थे ना कि आपका अगर अल्फ़ा और बीटा दो इंड करेक्शन है, तो एक आपका मान लो L1 के साइड का और एक 100 माइनस L1 के साइड का। तो उसमें क्या करोगे, अल्फ़ा बाय L1 रिप्रेजेंट्स डेल L बाय L1, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू L1 के कंपैरिजन में छोटा ही नहीं, बहुत छोटा है। तो यही आपका डेल L है। मैं यहाँ अल्फ़ा इसलिए लिख दिया कि तुमको कंफ्यूज ना हो, हम यहाँ डेल L भी लिख सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होता है।
तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई सिर्फ 100 कर देना, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब तुमको पूछेगा कि इंड करेक्शन बीटा का आपको निकालना है, तो बीटा में ध्यान रखना एक बात का, सिर्फ ये जो तुम्हारा है इसको तुम डेल, इसको अगर L1 कर दें हम तो ये डेल L2 बाय L2 है। अगर इसको तुम L2 मान लो, इसको तुम L1 मान लो, तो L2 इक्वल टू ध्यान रखना 100 माइनस L1, तो फिर तुम्हारा ये वैल्यू आएगा। इसको फिर मल्टीप्लाई 100 कर देना तो परसेंटेज आपको आ जाएगा। तो यानी ए के इंड के साइड इतना परसेंट आपका एरर और बी के इंड के साइड का इतना परसेंट। फिर टोटल एरर कितना, तो मैक्सिमम को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, मिनिमम कितना होगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। समझ में आया? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा और जाएगा कहाँ, एरर इन मेजरमेंट में। तो ध्यान रखना, लिखो इफ रेसिस्टेंस R1 इन द रेसिस्टेंस बॉक्स, या इफ रेसिस्टेंस R। अच्छा अब सुन रहे, मैं रेसिस्टेंस बॉक्स का नाम R दिया हूँ और अननोन रेसिस्टेंस वायर का नाम S दिया हूँ। क्या ये ज़रूरी है कि सब जगह यही रहेगा? कन्फ्यूज़न नहीं। ध्यान में ये रखना है कि हम जो मीटर ब्रिज बनाते हैं उसमें एक आपका रेसिस्टेंस बॉक्स है जिसका रेसिस्टेंस को हम अपने मन के मुताबिक बढ़ा या घटा सकते हैं। दूसरा जो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को बनाए हैं अननोन वायर का रेसिस्टेंस निकालने के लिए, वो यहाँ पे होता है। बाकी यहाँ पे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन या यूरेका का वायर हम लोग यूज़ किए हैं जो लो रेसिस्टिविटी वाला है, और यहाँ से जब आपका करंट पास होगा तो इसमें हम लोग जॉकी जे या जैक जे लगा के हमको एक बैलेंसिंग पॉइंट को ढूंढना है। और बैलेंसिंग पॉइंट आपका जहाँ से होगा तो एक इंड से उसके बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई उसका रेसिस्टेंस, आपको एक ये रेसिस्टेंस दूसरा ये। और व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को जानते ही हैं, P/Q इक्वल टू R/S। आपको P/Q इक्वल टू R/S तो बैलेंसिंग कंडीशन है, लेकिन इसमें भी आपको एक बात ध्यान दो कि बोल देगा कि पॉइंट C पे आप रखे हुए हो, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दे रहा है और इतना करंट बता रहा है, तो अब निकालो। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मीटर ब्रिज लगाएंगे। मीटर ब्रिज का नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज का भी नहीं। फिर उसके बाद किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सर वहाँ पे अब यहाँ कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, बस एक ऐसे करके यहाँ रेसिस्टेंस लिए, ऐसे करके यहाँ लिए, फिर इधर से लिए, फिर इधर से लिए, वायर खींच दिए और बीच में गैल्वेनोमीटर जो कीजिए वाला लगा दिए। तो आपका इस साइड वाला जो रेसिस्टेंस होगा वो L1R होगा, इस साइड वाला 100 माइनस L1 इंटू R होगा, ऊपर वाला एक आपका R होगा, एक आपका S होगा। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास हो रहा है वो यहाँ मीटर में ऑलरेडी शो करेगा। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो गुड, नहीं दिया हुआ है तो वेरी गुड, जी ले लेंगे। बिना फोटो देखो खींचे हुए तुम लोग को हम समझा दिए और तुम लोग समझ गए और तुम लोग कह रहे हो हाँ सर थैंक यू। बताना पड़ेगा रे, फोटो खींचना पड़ेगा। हाँ ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तुम लोग समझ भी गया होगा, मैं सही बैंक किए, बस यही है ना। तो ये देखो तुम्हारा रेसिस्टेंस बॉक्स का रेसिस्टेंस, ये तुम्हारा अननोन रेसिस्टेंस, और ये तुम्हारा L1R, और ये आपका 100 माइनस L1 इंटू R है ना, और ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, इससे पास होने वाला करंट IG। तो कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। समझ गए? तो लो अब क्वेश्चन, if resistance R1 in resistance box is, if resistance R1 in resistance box is, if resistance R1 in resistance box is 300 ohm, 300 ohm full stop, then the balanced length is found to be, then the balanced length is found to be, then the balance length is found to be, यही कह रहा है 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। आप क्वेश्चन दे रहा है आपको 75 सेंटीमीटर, फाउंड टू बी 75 सेंटीमीटर from end A,
from end A. If resistance R1 in resistance box is 300 ohm, comma, then the balanced length is found to be 75 centimeter from end A, full stop. The diameter of unknown wire is 1 mm. The diameter of unknown wire, the diameter of the unknown wire is 1 mm, and the length of the unknown wire is 31.4 centimeter, and length of the unknown wire is 31.4 centimeter, full stop. Find the specific resistance of the unknown wire. Find the specific resistance of the unknown wire. Find the specific resistance of the unknown wire. बनाओ। देखो यहाँ अननोन वायर का सबसे पहले रेसिस्टेंस निकालना है। तो अननोन वायर का रेसिस्टेंस x इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिए हैं? अननोन वायर का रेसिस्टेंस है ना, तो 75 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर बाय 75 कितना है? 300, तो 25 या 75, ये आपका 100 ओम आ गया। अब चलो, अब तुम्हारे बोर्ड पे अभी फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस निकालना है ना। तो एस का वैल्यू तुम कितना निकाला? 100 है ना, पाई का वैल्यू 3.14, डी का स्क्वायर कितना है? डायमीटर 1 mm, तो 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻³ तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 डायरेक्ट लिख दूँ और डिवाइडेड बाई 4 × L। L का वैल्यू कितना बोला है? 31.4 सेंटीमीटर बोला है ना। तो 10⁻⁻2 इसको कट कर दोगे 10 टाइम्स में, तो देखो यहाँ 10⁻³ और 10⁻⁻, तो 10⁻³ आएगा ना जी। 31.4 सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, उतना चलता है। तो देखो 10⁻², 10⁻², 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻4 आएगा ना। अब 4 इंटू देखते यहाँ पे 10 का पावर कितना आ गया, ये देखना -1, और ये ऊपर आ जाएगा तो 1/4 इनटू 10⁻³ तो 0.25 इंटू 10⁻³ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो कैसे तुम लोग कह रहे हो, कोई लोग कुछ कह रहे हो, कोई लोग कुछ कह रहे हो। इसको अगर हम लोग डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर। तो इफ़ वी यूज 100 ओम एंड 200 ओम इन द प्लेस ऑफ R and S, we get null point deflection, comma L equal to 33 centimeter, L equal to 33 centimeter, full stop. If we interchange the resistors, यानी बदल देते हैं, if we, नहीं बोल रहा रे, if we interchange the resistors, comma, the null point length is found to be, if we interchange the resistors, the null point length is found to be 67 centimeter, is found to be 63 centimeter, 67 centimeter, full stop. Find the end correction alpha and beta. Find end corrections alpha and beta. बनेगा? Find end corrections alpha and beta. Find end corrections alpha and beta. देखो बोर्ड पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको सुनो प्यारे बच्चों,
L1 आपको दे दिया है 33 सेंटीमीटर, तो L2 तो ऑटोमेटिक यहीं से आप 100 माइनस कर लोगे, क्योंकि जब भी आप इंटरचेंज करेंगे तो पूरा सेटअप इधर चेंज होगा। L2 इक्वल टू आपको 67 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू 100 ओम, R2 इक्वल टू 200 ओम ना। तो बस अल्फ़ा इक्वल टू देखो तो तुम्हारा अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, L2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या है आपका, इधर बना देते हैं ना तो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा ना। देखो तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, R2 L1 माइनस R1 L2 और डिवाइडेड बाय आपका R1 माइनस R2। तो देखो तो R2 का वैल्यू 200 इंटू 33 है ना जी, अच्छा अल्फ़ा का वैल्यू सेंटीमीटर में आएगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना 100 इंटू 67 और डिवाइडेड बाय आपका 100 माइनस 200। तो चलो तो आपका यहाँ से 6600 माइनस 67 100 डिवाइडेड बाय माइनस 100, तो माइनस 100 बाय 100 माइनस माइनस कैंसिल 1 सेंटीमीटर आ गया। चलो बीटा इक्वल टू जब निकालोगे, बीटा इक्वल टू निकालोगे ना, तो बीटा इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला है यहाँ पे R1, तो R1 आपका हाउ मच 33 और माइनस R2 का वैल्यू 200 और ये आपका 67 ना, और डिवाइडेड बाय 100 माइनस 200 है ना। तो कितना आ जाएगा आपका ये 3300, हाँ R1 माइनस R2, अच्छा यहाँ पे सॉरी माइनस 100, हाँ तो इक्वल टू अब देखो तो 3300 माइनस 7 दूना 14 यही ना, डिवाइडेड बाय आपका माइनस 100 और माइनस 100। तो देखो तो ये कितना आ गया आपका 10100 ना रे, माइनस 100 और माइनस 100 देखो तो ये कैंसिल ना, तो माइनस 101 और माइनस 100 ना, अच्छा यहाँ पे सॉरी हाँ, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस, तो ये भी आपका यानी इंड करेक्शन दोनों साइड का 1 सेंटीमीटर। अब सुनो परसेंटेज 1 बाय, सुनो यहाँ 33 न करोगे अब मल्टीप्लाई 100, तो अप्रोक्स में 3 कटेगा ना, तो 3%, इधर का भी 3%, उधर का भी। समझ में आया? चलो तो आपको आंसर यही निकालना है। एरर इन मेजरमेंट का क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा, तो वहाँ पे इसको ध्यान रखना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर ना। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अब आप लोग बनाइएगा है ना, हम तो बता ही दिए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। पोटेंशियोमीटर भी आपका ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है, जो हम लोग जिसका यूज़ करते हैं हम लोग कि किसी भी सर्किट में किसी भी सेल का अननोन ईएमएफ और अननोन इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए। अगर कोई सेल का अगर ईएमएफ अननोन है और इंटरनल रेसिस्टेंस भी अननोन है, तो हम लोग पोटेंशियोमीटर के हेल्प से उसका ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लिखा जाए पोटेंशियोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू, पोटेंशियोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू measure the, that can be used to measure the EMF, that can be used to measure the EMF or the internal resistance, EMF or the internal resistance, EMF or the internal resistance of an unknown source, of an unknown source, of an unknown source, of an unknown source। बाकी और भी इसका एप्लीकेशंस हैं, यानी जो भी मान लीजिए सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस और ईएमएफ नहीं मालूम है, तो हम उसको नोन करने के लिए पोटेंशियोमीटर का टोटली कंसेप्ट कुछ नहीं है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ का है, ठीक है, जिसको हम लोग अगले क्लास में पूरा कर देंगे। कोई दिक्कत?